बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस जीके पेपर मोरखा 25 जनवरी 2026 को होने वाला मॉर्निंग का पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल है रिगार्डिंग 27th अमेंडमेंट के 27th अमेंडमेंट रिजल्टेड, ये सवाल आया हुआ था। और 27th अमेंडमेंट के नतीजे में कौन सी जो चीज बनाई गई थी, दैट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, विफाकी आईनी अदालत का क्याम अमल में लाया गया था। याद रखिएगा, ये विफाकी आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क्याम अमल में लाया गया था। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के जो 1973 के आईन है, उसमें जो 27वीं आईनी तरमीम कब पेश की गई थी, याद रखिएगा, नेशनल असेंबली में। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये 12 नवंबर 2025 को ये नेशनल असेंबली में पेश की जाती है, जो 27th अमेंडमेंट है। और फिर ये सेनेट में कब पेश होती है, ये 13 नवंबर को पेश होती है। और 13 नवंबर को ही सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इसके ऊपर साइन कर देते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कब अप्रूव करते हैं, ये अप्रूव करते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन 13 नवंबर 2025। 13 नवंबर को ये अप्रूव करते हैं। और फिर 13 नवंबर को ही जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इनका क्याम अमल में लाया जाता है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क्याम भी 13 नवंबर 2025 को अमल में लाया जाता है जी। और फिर इसी 27वीं आईनी तरमीम का ही यह नतीजा था कि वफाकी आईनी अदालत का क्याम अमल में लाया गया था। और अमीनुद्दीन साहब पहले जज बन चुके हैं इनके, अमीनुद्दीन द फर्स्ट जज। वफाकी आईनी अदालत के पहले जज कौन से हैं? अमीनुद्दीन, जिन्होंने 14 नवंबर 2025 को अपने ओहदे का हल्फ लिया था। इन्होंने कब हल्फ लिया था, याद रखिएगा, 14 नवंबर 2025 को अपने ओहदे का हल्फ लिया था। यूं ये वफाकी आईनी अदालत के पहले जज भी मुकर्रर हुए थे। ये भी सवाल जो है पूछा जा सकता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले जज कौन से हैं। वो अमीनुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने 14 नवंबर 2025 को अपने ओहदे का हल्फ लिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिगार्डिंग 27th अमेंडमेंट। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज, वो कौन से हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी है। एक्चुअली अगर देखा जाए है कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, बेसिकली ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसकी जब ब्रेकडाउन होती है, ये ग्लूकोज, इसकी जो ब्रेकडाउन होती है वो CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटीपी क्या है? बेसिकली ये एनर्जी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एंड एटीपी बाज का इम्तिहान में पूछा जाता है कि ये एटीपी क्या है। बेसिकली ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, याद रखिएगा जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और ये है क्या? बेसिकली एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। तो जो हमारे पास ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये भी क्या होता है बेसिकली रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन का नाम है। या बात का ये भी सवाल आता है, द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जिसमें CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। और ये होता कहां पे है? जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये सारे का सारा सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है, ये कहां पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। एक्चुअली क्या है कि जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहे होते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है? उसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनते हैं? वो CO2 और H2O बन रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस दैट इज एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को नाम देंगे। बेसिकली ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये क्या है? एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन वो होता है कि जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और जब भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये साइंस के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, मींस कि ये एनर्जी बनती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और एनर्जी जो यील्डिंग प्रोसेस है वो भी कौन सा, ये रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ये कहाँ पे हो रही होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, ये भी अक्सर साइंस क्वेश्चंस के हवाले से सवाल पूछा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहा जाता है द पावर हाउस ऑफ सेल, द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि सेल की जितनी भी एनर्जी होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रही होती है, इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ओल्ड नेम ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो ओल्ड नेम है दैट इज मल्टी टूल वर्ड, ये उसका ओल्ड नेम है। उसके बाद देखिए एयर मूव्स फ्रॉम, हमेशा जो एयर मूव करती है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती है और इस प्रोसेस को नाम मोस्टली जो नाम दिया जाता है दैट इज डिफ्यूजन नाम दिया जाता है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये डिफ्यूजन के मदद से ही कोई भी गैस होती है, तो गैसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करती है रेस्पेक्टिव, याद रखिएगा जी। तो डिफ्यूजन भी इस अमल का नाम बोलते हैं द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसीलिए उस अमल का नाम क्या दिया जाता है, डिफ्यूजन नाम ही दिया जाता है। उसके बाद देखिए एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्रेशराइज्ड गैस, जिसका किस चीज का मिक्सचर है, ये बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। बाज़ का ये भी पूछा जाता है कि प्रोपेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, याद रखिएगा प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होते हैं और ब्यूटा का मतलब होता है 4, इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और हाइड्रोजन क्या होंगे, इसका डबल करके +2 कर लिया करो, तो C3H6 उसका डबल कर लें 6 और +2 कर लें तो 8 होता है। C4 क्या है, C4 हाइड्रोजन क्या है, इसका डबल कर लें तो 8 जमा 2 वो 10 हो जाएगा। उसके लिए अपने एक फार्मूला याद रखना है, याद रखिएगा वो होता है कि CnH2n+2, याद रखिएगा। और ब्यूटेन में कितने, 4 कार्बन एटम, प्रोपेन में कितने होते हैं, 3 कार्बन एटम, और इसी तरह से पेंटेन में 5 कार्बन एटम होते हैं, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मालूम करता हूँ कि पेंटेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। पेंटा मीन्स 5, इसका मतलब है कि सी कितने होंगे, 5 होंगे। अब CN इसका मतलब है सी हो गए 5, हाइड्रोजन 2 1 है, कार्बन का डबल है, तो ये 5 × 2 10 हो जाएंगे, +2 12 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद होने चाहिए, मोस्टली साइंस के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी वजह से एक्सप्लेनेशन भी साइंस के हवाले से मैं टेक्निकली दे रहा हूँ ताकि मजीद भी इसी तरह के सवाल अगर आ जाएं तो आपको उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है कि NO2 NaSO2 आर द सोर्सेज ऑफ, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ, बाज का ये पूछा जाता है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ही एसिड रेन का बायस बनते हैं। एक्चुअली जो पानी आ रहा होता है बेसिकली बादलों से, जो वाटर आ रहा है ये है H2O, और इधर से जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं उनके क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ किसके, नाइट्रोजन एंड सल्फर के। अब SO2 एंड NO2 जैसे ही ये मिक्स होते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं, वो एसिड की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, उसको नाम दिया जाता है एसिड रेन, नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बुक का टेल ऑफ 2 सिटीज इज रिटन बाय, ये चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई है। इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से ये एक सवाल था कि ये जो बुक है अ टेल ऑफ 2 सिटीज, तो वो चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई किताब है। इंग्लिश लिटरेचर से एक सवाल पूछा हुआ था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The next question is glycolysis results in the net gain of। अब glycolysis है क्या, लफ्ज़ साइंस में जब भी आ जाए लाइसिस उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन, याद रखिएगा, लाइसिस मीन बेटा ब्रेक डाउन। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइको मीन द ग्लूकोज, याद रखिएगा जी। सो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस मीन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये कहां पे होता है, ये प्रोसेस बेसिकली ये साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखिएगा जी। अब जब ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो उस वक्त जो नेट एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनिशियल स्टेप में, वो कितने बनते हैं,
वो दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी बात पूछा जाता है, या ये भी पूछा जाता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज नोन एज, वो एटीपी है, एंड एटीपी इज द एक्रोनिम ऑफ, ये मुखफ़फ़ किसका है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मुखफ़फ़ है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड एज, उसको ग्लूकोजेनेसिस नाम देते हैं। जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, याद रखिएगा जी। जेनेसिस मीन द प्रोडक्शन, जैसे spermatogenesis, the production of sperm; oogenesis, the sperm के production of eggs. Same is the case के glucogenesis, it means that's production of glucose, उस process को नाम दिया जाता है। उसके बाद the cell is considered as the basic structural and functional building block of, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेल थ्योरी के मुताबिक सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक किसका है, वो रिस्पेक्टेड टिश्यूज का है। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्री देखो कि जो सेल्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं, याद रखिएगा जी। और जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो मिलकर वो पॉपुलेशन बनाते हैं, और जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं तो मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, याद रखिएगा जी। और जब डिफरेंट कम्युनिटीज मिलती हैं तो उसको नाम दिया जाता है कि ये बायोस्फीयर है। इट मींस द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सिमेट्री है, हिरार्की है कि सेल्स मिलकर टिश्यूज, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। बात का ये तरतीब भी साइंस के हवाले से पूछी जा सकती है, और आज के इस पेपर में तो साइंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और वो मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म थ्रू द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वही सोर्स बनते हैं किसका, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का सोर्स बनते हैं। तो ये भी साइंस के हवाले से सवाल था बेसिकली, एटमॉस्फेयर के हवाले से एक, और पॉल्यूशन के हवाले से, पॉल्यूटेंट्स के हवाले से। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि पॉल्यूशन काजिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स, उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। The next question is the downward movement of water through soil layers is referred as, basically जो soil होती है उसके अंदर छोटे छोटे जो particles होते हैं उसके दरमियान में जब मूवमेंट हो रही होती है, किसकी, वाटर की मूवमेंट हो रही होती है, उसको परलोकेशंस का नाम देते हैं, याद रखिएगा, परकुलेशंस नाम देते हैं। और जो साइल के नीचे जो एक क्लाइमेट होता है, याद रखिएगा, प्लांट्स के हवाले से इसको नाम दिया जाता है माइक्रो क्लाइमेट नाम दिया जाता है। माइक्रो क्लाइमेट मीन टू मिनरल सॉल्ट्स आयंस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, वो माइक्रो क्लाइमेट है। और वाटर जो मूव करता है वो परकुलेशन से मूव करता है। जितनी सॉइल जो होगी, जैसे सहरा होता है, परकुलेशन उतनी ज़्यादा होगी, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा। उसके बाद द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल से मुराद कोई भी फॉसिल फ्यूल हो सकता है, इवन वो पेट्रोल है, इवन वो डीजल है, इवन वो जो नेचुरल गैस होती है, और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट CH4 मीथेन होता है। तो वो भी, जब भी याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन द कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या CH बॉन्ड, तो जब भी वो बर्न होंगे, बर्निंग के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है, और जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। और मोस्टली रिकमेंडेशन ये की जाती है कि बर्निंग इन ओपन एयर इज रिकमेंडेड। क्यों? ओपन एयर में जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और बर्निंग का अमल उतना ही तेज़ होता जाता है। इसीलिए अगर बंद कमरे में हीटर जला दिया जाए या लकड़ियाँ वगैरह जला दी जाएँ या अंगीठियाँ अक्सर का लोग जला के सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जितनी भी ऑक्सीजन है वो तो आग जलाने के लिए इस्तेमाल हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, लेकिन मजीद आग के जलने के लिए ऑक्सीजन है नहीं। सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कौन सी गैस खारिज होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होती है, दैट इज साइलेंट किलर गैस। तो इस चीज़ का भी ध्यान करना चाहिए। इसीलिए मशहूर कोटेशन है कि बर्निंग इन ओपन एयर इज रिकमेंडेड, और उसके दौरान कौन सी जो गैस खारिज होती है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कार्निवोरस आर द एनिमल्स दैट प्राइमरी सब्सिस्ट ऑन डाइट ऑफ, वो मीट खाते हैं, कार्निवोरस।
और इनको गोश्त खोर भी कहा जाता है। और ओमनीवोर्स कौन से हैं? वो बेसिकली जो वेजिटेरियन भी हैं और कार्निवोरस, जो गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी दोनों खाते हैं रेस्पेक्टर्स, उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। उसके क्लासिफिकेशन में ह्यूमन बीइंग भी है एंड इवन बियर भी है। CH bonds provide necessary chemical energy for cellular activity। अब CH bond से क्या मुराद है? वंस अगेन CH bond means कि ग्लूकोज ही है, C6H12O6, यही ग्लूकोज ही है। और यही ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी में ये क्या होगा? ये रिलीज होता है। और यही जो एनर्जी है, तमाम जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, इट मीन सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो मैकेनिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से बनती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनती है। या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि CH बॉन्ड, इट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके परफॉर्मिंग के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो कहाँ से आएगी? वो ग्लूकोज से, बट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही आएगी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। दैट इज़ फ्रांस काफ्का इन 20th सेंचुरी प्रोमिनेंट, बेसिकली ये नॉवलिस्ट और राइटर थे। उसके बाद है कि ब्रैकिश वाटर आर यूजुअली फाउंड इन, ये स्टडीज के अंदर ये पाया जाता है। पाकिस्तान ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन, उसको PRSS-1 नाम दिया गया था, 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। तो ये उसका सही जवाब है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेट गिवन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तकरीबन बास का 10 से ये 5 में मिलता है कहीं की, लेकिन तकरीबन नियर अबाउट जो आंसर है उसका सही जवाब वो 11% है। उसके बाद है कि डलहस्टी स्टेज 2 बाय इंडिया इज ऑन विच रिवर, वो चनाब रिवर पर है, उसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है दैट इज COP30 हेल्ड इन, ये ब्राज़ील में हुई थी और पाकिस्तान ने भी इस हवाले से पार्टिसिपेशन की थी। बेसिकली ये इन्वायरमेंट के हवाले से या क्लाइमेट के हवाले से एक जो समिट था उसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत की थी। और CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो उस की गई थी, उस जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी, दैट वाज COP कॉन्फ्रेंस। उसके बाद P waves हैव स्पीड एज कम्पेयर टू द S waves इन अर्थक्वेक, वो ग्रेटर होती है या फास्टर होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद बायोगैस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेनली, उसमें बेसिकली मीथेन होता है और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस होती है सुई गैस, जनरली उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट मीथेन की ही होती है। तो बायोगैस जो है ये बेसिकली ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से इसको कंपोस्ट के जरिए दोबारा जो है वो तैयार किया जाता है। तो वो कौन सी गैस होती है, उसका कंपोजिशन क्या होती है? वो CH4 मीथेन गैस होती है। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो इसके प्रोसेस का नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए सेलुलोज इज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, बीटा बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। और सेलुलोज क्या है? प्लांट की सेल वॉल जो है बेसिकली वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और उसी हवाले से ये सवाल था कि सेलुलोज के हवाले से, और फिर यही सवाल भी साइंस के हवाले से सवाल था। तो यहाँ पे साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि सेलुलोज के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, वो ग्लूकोज ही है क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही सब कुछ जो अमल होता है। उसके बाद द पावर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार, उसको लिमिसिटी नाम दिया जाता है जी। और ल्यूमिनस मीन लाइटिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन 2025 वाज अवार्डेड टू डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। मेडिसिन की कैटेगरी में तो था, लेकिन ये पूछा हुआ था कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी में किस पर काम हुआ था? तो बेसिकली पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पे काम हुआ था कि जो पेरिफेरल सिस्टम है हमारा, उसमें इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है और इम्यून टॉलरेंस किस तरह से होती है, इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किस तरह से काम करती है। तो बेसिक काम उसके ऊपर था। और उन्होंने माइक्रो लेवल पे पूछ लिया कि भाई मेडिसिन और फिजियोलॉजी ठीक है कैटेगरी है, लेकिन उसके ऊपर किस तरह का काम हुआ था, तो उस हवाले से उन्होंने सवाल पूछ लिया। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2025, तो ये लेस्लोजुक और इनको जो है नाम दिया गया था कि ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए ये नामजद शख्सियत है। पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स कंसेक्टिव वर्ल्ड कप 6 वर्ल्ड कप जिन्होंने जो है कंसेक्टिव खेला था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, वो हैं जावेद मियांदाद साहब, जिनका यादगार छक्का भी आज तक मशहूर है, इंडियंस भी आज तक उसको याद करते हैं। तो जावेद मियांदाद साहब ने कंसेक्टिव 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशंस की थी। स्पोर्ट्स के वाले से ये सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़
IMF रिसेंट पैकेज टू पाकिस्तान को जो रिसेंट पैकेज दिया था उसका नाम क्या है? दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF उसका नाम है। उसके बाद देखिए नियोम कॉम्स्काई इज इंटेलेक्चुअल्स थे। उसके बाद देखिए विच प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन दिसंबर 2025? UAE के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। उसके बाद देखिए पहले फुटबॉल बिलोंग्स टू, ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद देखिए आमिर खान के हवाले से था कि आमिर खान जो है वो फेमस हैं, और किस स्पोर्ट्स के हवाले से फेमस हैं? वो बॉक्सिंग के हवाले से फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन? लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? वो पैसिफिक ओशियन है, जिसको बहरुल काहिल भी कहा जाता है, पैसिफिक ओशियन। और इसके लिए अमूमन स्टूडेंट्स को वैसे पता होगा, दोबारा मैं रिकॉल किए देता हूँ, आपने याद रखना है पैसा के हवाले से P स्टैंड फॉर द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक, A स्टैंड फॉर अटलांटिक, Atlantic Ocean, and I stand for the Indian Ocean, S stand for Southern Ocean, and A stands for Antarctic। तो पैसिफिक ओशियन जिसको क्या नाम दिया जाता है? बहरुल काहिल भी कहा जाता है। और अटलांटिक ओशियन बहरे ओकेनूस को कहा जाता है, बहरे ओकेनूस। इंडियन ओशियन बहरे हिंद को कहा जाता है, साउदर्न बहरे हिंद जनूबी, और अटलांटिक बहरे हिंद शुमाली इसको कहा जाता है जी। तो आपने ये जो है एक ट्रिक याद रखनी है पैसा के हवाले से कि सबसे जो बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? दैट्स पैसिफिक ओशियन, अपने याद रखना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और इसी तरह से जो A स्टैंड फॉर अटलांटिक, I स्टैंड फॉर इंडियन, S स्टैंड फॉर द साउदर्न, एंड A स्टैंड फॉर आर्कटिक ओशियन। और उसको नाम दिया जाता है पैसिफिक को बहरुल काहिल, अटलांटिक बहरे ओकेनूस, इंडियन बहरे हिंद, और साउदर्न बहरे हिंद जनूबी, एंड आर्कटिक बहरे हिंद शुमाली इसको कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ अप्रूव्ड क्लाइमेट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल उसका 20 सही जवाब है जी। नोबल गैसेस के हवाले से सवाल था। एक्चुअली नोबल गैसेस रेयर रिएक्शन करती हैं, रिएक्शन या बॉन्डिंग मोस्टली नहीं करती, क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो फील्ड होता है जी, वैलेंस शेल इज फील्ड। इसका मतलब है कि उसके आखिरी शेल जो है फील्ड होता है। इस जैसा कि एग्जांपल है जो हमारे पास नोबल गैसेस की है, दैट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, कभी भी इनके रिएक्शंस नहीं देखे जाते, रेयर ये रिएक्शंस करते हैं। क्यों? इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, या इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैसेस जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। और जीरो ग्रुप्स क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, या इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट मीन सुस्त, या सुस्त गैसेस हैं, क्योंकि ये बॉन्ड मोस्टली बनाती नहीं है। उसके बाद देखिए विच कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय 24 कंट्रीज एंड 2 ऑटोनोमस रीजन्स? वो कौन सा है? चाइना उसका सही जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि सोहेल महमूद हैज़ बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ, वो कौन से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो कौन से हैं वो? सोहेल महमूद उसका सही जवाब है। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन सी हैं? आयशा मलिक उसका सही जवाब है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, दैट्स द 4th जनरेशन। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2026 को साल को किस साल करार दिया गया है? कि रेंज लैंड्स एंड पास्टोरल्स जो है उसका नाम दिया गया है। उसके बाद शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट इन एक्सेल, कंट्रोल प्लस इस अलामत से कंप्यूटर के हवाले से सवाल था, तो ये उसका सही जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल है हमारे पास इन विच कंट्री इज द 3 जॉर्जस डैम लोकेटेड? वो कहाँ पे है? वो चाइना में है। उसके बाद विच डिजीज इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म? मुझे बेसिकली डायबिटीज है। और फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन से? मार्क जुकरबर्ग हैं इसके फाउंडर। और वेयर वाज 24th SCO समिट हेल्ड? ये काजाकिस्तान में हेल्ड हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज Antonio Guterres is the 9th and the current Secretary General of United Nations। वो कौन से Antonio Guterres हैं? इनका ताल्लुक जो है पुर्तगाल से है, और ये अपनी सेकंड टर्म इंजॉय कर रहे हैं, याद रखिएगा। एंटोनियो जो गुतरेस हैं करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, और ये अपनी दूसरी टर्म इंजॉय कर रहे हैं इंस्पेक्टर सर। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन वाज अगेंस्ट विच कंट्री? ये ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। विच हैज़
शोकेस्ड इन पाइमेक्स एक्सपो 2025। ये मैरिटाइम एंड डिफेंस इनोवेशंस के हवाले से ये एक एक्सपो थी, एक नुमाइश थी। इन विच मंथ इज शंदोर पोलो फेस्टिवल। ये जुलाई के अंदर तकरीबन 7 से 9 जुलाई के दरमियान ये जो है शंदोर जो पोलो फेस्टिवल है ये हेल्ड किया जाता है। अगला सवाल है दैट इज वेयर वाज द 2025 SCO सुमिट हेल्ड। ये कहाँ पे हुआ था? ये चाइना के अंदर हुआ था। फॉर व्हाट वाज 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन? वही था कि कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के हवाले से था। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन, वो कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। टिक्स ब्रेक थ्रू अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्यूब्स नोन एज, उसको ट्रेकिया का नाम दिया जाता है। और ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? विंड पाइप भी कहा जाता है जी। और इसमें होते क्या हैं? इसमें जो रिंग्स होते हैं उसको सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स कहा जाता है, याद रखिएगा। ट्रेकिया और उसके बाद जो है ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में तब्दील किया। तो ट्रेकिया क्या है? इसको विंड पाइप भी कहा जाता है और इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स पाए जाते हैं। भास्कर, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स पाए जाते हैं। अब कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्टिलेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जो ट्रेकिया है इसमें भी कार्टिलेज है और जो नोज टिप है इसके यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। एयर जो है यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। जबकि बोन क्या है? दैट्स अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये। दैट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या कहलाती है? वो बोन कहलाती है। ये भी साइंस के हवाले से सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बोन्स पोजेसेस हाई लेवल ऑफ बेसिकली टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेंथ उसमें होती है जी। बी मस्ट ट्रेवल अप्रॉक्सीमेटली टू गैदर एनफ नेक्टर टू मेक 1 पाउंड ऑफ हनी। तकरीबन इतने मील्स का फासला तय करना उसको उनको पड़ता है, फिर जाके वो तकरीबन 1 पाउंड जो एक चम्मच चीनी जो एक चम्मच शहद है उसके बराबर जाकर वो शहद तकरीबन मिलता है। तो इतना उनको ट्रैवल करना पड़ता है। शलवार कमीज़ जो है मोस्टली ट्रेडिशनल ड्रेस है। तकरीबन तमाम प्रोविंसेस में ये राइजुल अमल है। और उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इन एडिबल सेंट्रल पार्ट ऑफ द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट, उसको कोरिंग नाम दिया जाता है। बेसिकली जो हार्ड पार्ट होता है उसको कोरिंग नाम दिया जाता है। और फिर राइपेंड जो है, सीड की डेफिनेशन क्या है कि भाई राइपेंड ओव्यूल जो है इज कॉल्ड, दैट इज उसको सीड कहा जाता है कि राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सील्ड। और फिर राइपेंड ओवरी किसे कहते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन के बाद राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको फ्रूट नाम दिया जाता है, याद रखिएगा फ्रूट। और ये भी साइंस के हवाले से सवाल था कि कोरिंग को प्रोसेस भी, तो ये साइंस के हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल किए गए थे। और यहाँ पर भी साइंस के हवाले से सवाल था कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इनएडिबल, जो हार्ड पार्ट होता है आर सीड्स फ्रॉम द फ्रूट, उसको कोरिंग का नाम दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खान इज़ अ प्रोफेशनल एथलीट फैमिली जो एसोसिएटेड है कौन से? वो बॉक्सिंग से है जी। उसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम्स और एथनिक ग्रुप ओरिजिनेशन ये म्यांमार में ये वाक़या हुआ था जी। उसके बाद इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 6 टाइम्स उसने पार्टिसिपेट किया था। और रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2026 के अंदर, जो पहला क्रिकेट का इवेंट जो ग्लोबल इवेंट हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप उसको को होस्ट कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका, उसको को होस्ट कर रहे हैं। और शुमी किस्मत के बांग्लादेश को उससे आउट कर दिया गया है, उसकी जगह स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश को कुछ सिक्योरिटी थ्रेट से, और उन्होंने कहा हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहेंगे। इंडिया ने कहा आप न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेल सकते। तो वाक़ क्रिकेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल्स डिसीजंस आ रहे हैं फ्रॉम ICC एंड फ्रॉम BCCI। तो ये भी क्रिकेट के हवाले से सवाल था। इन्फ्लेमेशन इन पाकिस्तान ऑफिशियली मेयर्ड बाय यूजिंग, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। लंपी स्किन डिजीज, अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज दैट प्राइमरी अफेक्ट्स, ये कैटल के अंदर, मवेशियों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बर्निंग इशू चल रहा है एनिमल डिजीज़ के हवाले से, लंपी स्किन के हवाले से।